नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, चर्चा करेंगे डीडीसी चुनावों को लेकर के। आज 5 जिलों में चुनाव था। 3 कश्मीर से ताल्लुक रखते थे और 2 जम्मू प्रोविंस से ताल्लुक रखते थे। जम्मू प्रोविंस में उधमपुर और डोडा में चुनाव हुआ, जिसमें दोनों ही जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम फहराया है। दोनों ही जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा कर लिया है। 3 जिले जो कश्मीर संभाग से ताल्लुक रखते हैं उनमें बारामूला है, कुपवाड़ा है और बड़गाम है। बड़गाम में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ने बाजी मारी है और अगर कुपवाड़ा की बात करें तो पहले से ही ये तय था कि कुपवाड़ा में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस बाजी मारेगा, वैसा ही हुआ। लेकिन बारामूला में चुनाव नहीं हो पाए, चुनावों को स्थगित करना पड़ा है। लेकिन पहले हम आपको सीधे उधमपुर लिए चलते हैं। उधमपुर में जीते हुए नुमाइंदों का क्या कहना है और किस तरीके से वो कह रहे हैं कि पार्टी के दायित्व का निर्वाह, पार्टी ने जो जिम्मेदारी उनको सौंपी है कि पब्लिक का काम करना है, पब्लिक के बीच में रहना है और विकास उनकी प्राथमिकता होगी, इसको पूरा किया जाए। और मेरे कुलीग इसकी नोटिफिकेशन जो है वो 5 दिन पहले ही निकाली थी। क्या है कि आपका पहले बायोडाटा है, थोड़ा बहुत उसका अपना ही वो ऐसे। और मेरे कुलीग आप जानते हैं कि ये बड़ा अमीर पंचायती राज अटैक। सबसे पहले मैं आज का जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में आप सबको ब्रीफ करना चाहूँगा। आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल उधमपुर के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का चुनाव के लिए आज दिन मुकर्रर किया गया था और 11 बजे का टाइम दिया गया था। सबसे पहले कोरम कंप्लीट होने के बाद सभी मेंबर्स से चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के लिए नॉमिनेशन फॉर्म्स की रिक्वेस्ट की गई। आपको बताना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में हमारे 2 नॉमिनेशन फॉर्म्स आए, एक चेयरपर्सन के लिए, एक वाइस चेयरपर्सन के लिए। दोनों अनकंटेस्टेड थे और सभी मेंबर्स की सहमति के बाद आज इनको चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन घोषित किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में आज एक बहुत सुनहरा दिन है, जिसमें 3rd टियर जो डेमोक्रेसी आज तक जिसकी हम बात करते हैं उसको स्थापित करने के लिए जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जितने भी कदम लिए हैं उसका एक साक्षात्कार रूप आज हम सबके सामने है। मैं नवनिर्वाचित चेयरपर्सन साहब को और वाइस चेयरमैन मैम को और सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और डिस्ट्रिक्ट की ये कोशिश रहेगी सभी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है इसको आगे लोगों के एस्पिरेशंस के हिसाब से आगे इसको लेकर जाया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, जिस तरीके से हमने देखा ग्राउंड लेवल पे, जब मैं डीडीसी भी कैंपेन कर रही थी, बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं ग्राउंड लेवल पे, जैसे कि पानी, बिजली, सड़क की समस्या है। तो हम मतलब कि सभी मिलकर ये कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ इन चीज़ों की समस्या है, पहले तो एक पैटर्न बनाएं कि कहाँ पे सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसे हम जल्दी से जल्दी प्लान में डालें। और जो सेंटर से हमें जो भी फंड्स अब मिलेंगे, क्योंकि काउंसिल बन चुकी है, वो जल्द से जल्द काम ये पूरे कराए जा सकें। हाँ जी, जिस तरीके से हमने देखा ग्राउंड लेवल पे, जब मैं डीडीसी भी कैंपेन कर रही थी, बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं ग्राउंड लेवल पे, जैसे कि पानी, बिजली, सड़क की समस्या है। तो हम मतलब कि सभी मिलकर ये कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ इन चीज़ों की समस्या है, पहले तो एक पैटर्न बनाएं कि कहाँ पे सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसे हम जल्दी से जल्दी प्लान में डालें। और जो सेंटर से हमें जो भी फंड्स अब मिलेंगे, क्योंकि काउंसिल बन चुकी है, वो जल्द से जल्द काम ये पूरे कराए जा सकें। दर्शकों, जिला डोडा में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। हम सब जानते हैं शक्तिराज परिहार जो फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, वो डीडीसी चुनाव 2 जगह से लड़े थे, दोनों जगहों से हार गए। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने डोडा में अपना परचम फहराया है। उधर ही रहो। मैं बताना चाहूँगा कि लोगों ने जिस उम्मीद से हमें जितवाया है, जिस उम्मीद से लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, जो उन्होंने हमसे उम्मीदें रखी हैं, जो जेन्युइन बात होगी उसको हम पूरी शिद्दत के साथ लागू करेंगे। पूरा क्रेडिट जो है वो नरेंद्र मोदी जी को है जिन्होंने यहाँ पर चुनाव कराए, और उसके बाद जनता को है जिन्होंने वोट किए। बिल्कुल हम पूरा अपने इसके साथ कोशिश करेंगे और जो भी
जेन्युइन है, जहाँ पर एक्सपेक्टेड है लोगों को कि ये होना चाहिए, तो उसको पूरे हम कोशिश करेंगे और वो ज़रूर करवाएंगे। ऐसे हाल ही में डीडीसी इलेक्शन हुए थे, उसके बाद जब रिजल्ट सामने आया था 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी, 4 कांग्रेस ने की थी, एक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की थी और एक जो है आज़ाद उम्मीदवार थी। और उसके बाद ये तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाएगी। और साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं डोडा की, किस तरह से जश्न बनाया जा रहा है और धनेंद्र सिंह जी को जो है वहाँ पे चेयरमैन चुना गया है और संगीता देवी जो है उनको यहाँ पे वाइस चेयरमैन चुना गया है। और साफ तौर पे तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है यहाँ पे जश्न कर रहे हैं। और साफ तौर पे एक्स एमएलए डोडा शक्तिराज परिहार जी भी और सीनियर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो यहाँ पे जश्न किस तरह से कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने जो चेयरमैन चुने गए उनसे भी बात की, उन्हें साफ तौर पर बताया कि डीडीसी इलेक्शन को हम जो है तरक्की के हवाले से देखते हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह की तरक्की होती है। दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे सीनियर सहयोगी, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि बड़गाम में कुपवाड़ा में इलेक्शन होते हैं, कुपवाड़ा से पीसी जीतती है, बड़गाम से इंडिपेंडेंट जीतता है, लेकिन बारामूला में इलेक्शंस को स्थगित करना पड़ता है। हमारे सीनियर सहयोगी सीधे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सैयद तजम्मुल। तजम्मुल, क्या कारण रहे कि बारामूला में इलेक्शन को स्थगित करना पड़ा? देखिए, इरफान हफीज लोन, एडवोकेट इरफान हफीज लोन जो कि मारूफ टीवी डिबेटर हैं और फिलहाल पीएचडी की हिमायत में आगे हैं, उनका कहना है कि कोरम बराबर न होने की वजह से किसी भी तरह के इंतखाबात जो है या वोट डालने का अमल जो है उसको मुकम्मल नहीं किया जा सकता। जैसे कि कुपवाड़ा में जो है वो कोरम बराबर था और एक तबका नहीं आया, लेकिन कोरम फिर भी बराबर था। लेकिन इसी तरह बारामूला में कोरम बराबर न होने की वजह से सकीना बेग जिन्हें पीसी और अपनी पार्टी की भी हिमायत हासिल थी और तकरीबन ये इंतखाबात आपको कुछ दिन बाद किए जा सकते हैं। और इस दौरान बड़ी डेवलपमेंट हुई कि जहां कुरत बशीर जो कि पीएचडी के उम्मीदवार चेयरमैन पोस्ट के लिए खवातीन के लिए मखसूस इस निशस्त पे, वहाँ पे अब वाइस चेयरमैन जो है वहाँ पे इरफान हफीज लोन को अब ऑफर पीएचडी ने दिया है और जिसका गालिबन मतलब मुकाबला जो है वो कांटेदार होगा। और आइंदा जब भी अब इसके लिए नया नोटिफिकेशन निकलेगा तो उस वक्त पीएचडी मुकाबला जो अपनी पार्टी पीसी के हमायत याफ्ता उम्मीदवार होंगे उनके खिलाफ किस तरह की तरतीब अब हुकूमत अमली दी जाएगी। लेकिन अजीब व गरीब माहौल में जब बारामूला में जब काउंटिंग या वोटिंग से कबल जो माहौल बना था और जो उन्होंने उदाहरण पेश किए, जो उन्होंने ऑब्जेक्शन जमा किए कि कोरम बराबर नहीं है, जिसका इत्फाक करते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि इलेक्शन ऑफिसर भी हैं उन्होंने उस मांग को पूरा किया। और कुछ दिनों बाद आज के इंतखाबात मौखर या स्थगित होने के बाद दोबारा अमल में लाए जा सकते हैं। तो जम्मू बड़गाम में कोई उलट फेर हुआ है, इंडिपेंडेंट वहां पे जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनना ऑलमोस्ट तय था। देखिए, बिल्कुल उलट फेर एक डगआउट में जब आप देखते हैं कि एक आपके पास अपनी टीम के प्लेयर कितने हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना स्कोर देखा था, पीडीपी के पास तो एक सीट थी सोईबुक वगैरह से और उसके बाद देखे पीएम के पास एक सीट थी कनीपोरा वगैरह से, तो ऐसा लग रहा था कि पीएचडी का जो है पलड़ा भारी होगा। लेकिन उसके बाद खिलाफ तवक्कुह और हैरान कुन तौर पर जो नजीर खान है जिन्होंने पीडीपी के टिकट पर पार्लियामेंट चुनाव लड़ा, नाकाम हुए, उससे कबल असेंबली चुनाव लड़ा, नाकाम हुए उमर अब्दुल्ला के खिलाफ। और उसके बाद आज पहली बार उनके गांव से, उनके घर से एक जीत का ऐलान हुआ। काफी टाइम के बाद उनके वालिद जनाब सरफराज खान वजीर मामलिकत मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर में हुआ करते थे और उन्हें पीडीपी ने उस वक्त जो सीट था बीरवा का उसको थोड़ा सा नजीर अहमद खान को नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद हमने बगावत की और उसके बाद एक रेबेलियन की तरह इलेक्शन लड़ा। लेकिन फिलहाल वो पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कंटिन्यू है, ये भी एक अपनी जगह हकीकत है। दूसरी तरफ हकीम मोहम्मद यासीन और नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहीं ना कहीं क्रॉस वोट हुआ, जिसके बाद नजीर अहमद खान ने अपने नंबरात बराबर किए। और बड़ा उलटफेर, बड़ी खबर बड़गाम से कि नजीर अहमद खान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, हालांकि ये ज्यादा आजाद नहीं है लेकिन आजाद तबीयत के हैं, उन्होंने जीत हासिल की। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला के किले को जहां पर वो उन्होंने असेंबली की सीट हासिल की थी, काफी मिसमार किया, काफी नुकसान किया और आगे निकल रहे। आइंदा कुछ दिनों में हो सकता है कि नजीर अहमद खान किसी पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं। क्या तजम्मुल ये मान लिया जाए कुपवाड़ा में सब कुछ स्मूथ था, स्मूथली हो गया? देखिए, कुपवाड़ा में इंतखाबात अगर आप डिप्टी कमिश्नर का साउंड बाइट सुने तो वो कहते हैं 9 मेंबरान आए थे, बड़े अच्छे माहौल में इंतखाबात हुए और इरफान पंडित पूरी ने जीत दर्ज करी। और उसके बाद इरफान ने भी बात करते हुए कहा कि
जिला कुपवाड़ा को अब नजरअंदाज करने का दौर रुक जाएगा। हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन 50 के लिए लोन के लिए एक निश्चित इंतहाई अहम जिला कुपवाड़ा का, और बडगाम में इंडिपेंडेंट और बारामूला में ये मामला अभी जो है बीवी लटके हुए हैं। सकीना बेग का मुकाबला कुरैन बशीर के साथ लगातार बहुत सख्त होता जा रहा है। और बारामूला के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की शायद हमायत हो सकती थी सकीना बेग के लिए, लेकिन आखिरी लम्हात में हमने देखा कि चौधरी ताज मस्जिद और बाकी जो कांग्रेस का जीता हुआ कैंडिडेट है, उनकी आराबी कदरे मुख्तलिफ सोच रखती थी। कुल मिलाकर अब अगला नोटिफिकेशन जो है 13 को बांडीपोरा में होगा शनिचर को, और उससे कबल कई एक जगहों पर जहां पर अभी नताइज आए थे वो मुकम्मल करके 20 फरवरी तक काउंसिल मुकम्मल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, अब हम बात करेंगे देश में पहला जियोथर्मल फील्ड प्रोजेक्ट जो है, फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है लद्दाख में लगने जा रहा है। देश का पहला है, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने चाहा क्यों ना पीडीडी के प्रशासनिक सचिव रविंद्र कुमार जो हैं लद्दाख यूटी के, उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत में पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है लगने वाला है, और वो लद्दाख चुना गया और लेह में इसको स्थापित किया जाएगा। और ओएनजीसी के साथ एमओयू भी साइन हुआ है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं रविंदर कुमार, जो आईएएस अधिकारी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं पीडीडी यूटी लद्दाख के। रविंदर जी, आपका स्वागत है और बहुत बहुत मुबारक हो, आपके टेन्योर में यह बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला है। धन्यवाद विनोद जी, आपके चैनल का मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जी रविंद्र जी, क्या रहेगा प्रोजेक्ट और कितना बेनिफिट इसको यूटी लद्दाख को होगा? ये आपको पता होगा काफ़ी समय से इसमें काम चल रहा था, और ये प्रोजेक्ट 1970-80 में जो रिसर्च किया है जीएसआई ने और डीआरडीओ ने, उसके बेसिस पे ओएनजीसी ने इसको प्लान किया है। और ये जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर प्रोजेक्ट है जो एक यूनिक क्लीन एनर्जी सोर्स है, और इसमें काफ़ी दुनिया में काफ़ी काम हुआ है जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर, लेकिन ये भारत में पहला प्रोजेक्ट होगा जिसमें सोलर पावर, इसमें पावर जनरेट किया जाएगा। तो ये एक हिस्टोरिक एमओयू हुआ है, और मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा आने वाले टाइम में लद्दाख को पूरा मिलेगा। रविंद्र जी, एक लेमैन को अगर समझना हो कि ये प्रोजेक्ट कैसे होगा, कितनी पावर जनरेट करेगा, कितनी ड्यूरेशन में, कितना समय लगेगा और कितनी ये पावर जनरेट कर पाएगा, एक लेमैन को अगर समझना हो। हाँ बिल्कुल, इसमें विनोद जी ये प्रोजेक्ट अभी इसमें 2 फेजेज होंगी इस प्रोजेक्ट की। जो पहला फेज़ है वो अभी स्टार्ट होने जा रहा है, उसका 12 महीने का टाइम होगा, और इस फेज़ में एक्सप्लोरेशन कम 1 मेगावाट का सोलर ये जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट लगेगा। और जो सेकंड फेज़ होगा उसमें जो डीप एक्सप्लोरेशन होगा, और उसमें जो कमर्शियल एक्सप्लोरेशन है उसके लिए डीपीआर बनाई जाएंगी। तो उसमें हमें उम्मीद है कि लगभग 100 से 200 मेगावाट की पावर इसमें जब वो फुल कैपेसिटी पे काम करेगा तो इसमें जनरेट हो पाएगी। रविंद्र जी, आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट के स्थापित हो जाने के बाद, शुरू हो जाने के बाद 24/7 पावर एटलीस्ट लेह को मिल पाएगी? हाँ बिल्कुल, लेह में जो आज के दिन हमारी डिमांड है वो करीब 70-80 मेगावाट है, जो मैक्सिमम लोड है हमारे पास में। और इस प्रोजेक्ट का अगर 5 साल में अगर ये प्रोजेक्ट पूरा कैपेसिटी के ऊपर आ जाता है तो इस प्रोजेक्ट से हमें जो उम्मीद है वो 100 से 200 मेगावाट है। तो क्लीन पावर हमें पूरे लेह में मिल पाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेह में सिविलियन पॉपुलेशन के अलावा जो रिमोट एरियाज़ में या जो बॉर्डर के ऊपर जो हमारी फोर्सेज हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाएगा। रविंद्र जी, अमूमन ये देखा जाता है कि जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम देखते हैं कि जो पावर जनरेशन है उसमें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज रहता है। क्या इसमें ऐसा ना हो कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज ना हो, इसको लेकर के भी आपकी कोई प्लानिंग है? इसमें देखिए, जियोथर्मल जो भी पावर प्रोजेक्ट है उसमें सिर्फ पावर जनरेट नहीं किया जाता, उसमें और बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो इसमें हम स्पेस हीटिंग भी कर सकते हैं। जो कोल्ड एरियाज़ हैं उसमें हम जैसे स्कूल्स हैं या हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं या घर हैं उसको हम गर्म भी कर सकते हैं। उसके साथ में इसमें ग्रीन हाउसेज में भी इसको सप्लाई कर सकते हैं, इसकी जो हीट है उसको। उसके अलावा टूरिज़्म का एक बड़ा स्कोप है इसमें, क्योंकि आपने देखा होगा आइसलैंड में एक बहुत बड़ा टूरिज़्म सेक्टर जियोथर्मल के कारण चल रहा है। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट होंगे। और
T&D लॉसेज हैं उसके लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे इसमें लॉसेज कम हो और उसके बाकी बेनिफिट्स मुझे लगता है ज़्यादा होंगे बजाय की पावर। जी रविंद्र जी, कारगिल के लोगों की हमेशा ये शिकायत रहती है, वो नाराज रहते हैं कि जो भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है लेह के लिए ही आता है। क्या कारगिल में भी 24/7 पावर मिले, उसके लिए भी आपके पास कोई प्लानिंग है? देखिए, अब जो हमारे पास जो पावर अभी जो आ रही है श्रीनगर से, जो ग्रिड लाइन जो चल रही है, तो अभी हम दोनों टाउन में और जो जितने भी ग्रिड एरियाज उसमें 24/7 पावर दे रहे हैं आज के दिन। हम चाहे वो हम इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से, लेकिन हम पावर दोनों जगह बराबर पावर मिल रही है आज के दिन। और जहाँ तक करगिल की बात है, करगिल में भी हमने एक विंड प्लस सोलर हाइब्रिड प्लांट का प्लान किया है, जो आने वाले समय में जल्दी हम शुरू करने का प्लान है। तो मुझे लगता है कि दोनों रीजन में इतने सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि दोनों में ही हम अलग अलग पावर प्रोजेक्ट बना के और बाहर भी बिजली को भेज पाएंगे। जी, ये जो जियो थर्मल प्रोजेक्ट है, ये समय पर कंप्लीट हो, इसको लेकर के आपने स्ट्रेटेजी बनाई? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं होती है, कोई टाइमलाइन रही रहती है। हाँ बिल्कुल, इसमें देखिए जो ONGC जो कंपनी है वो एक नवरत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और काफ़ी जानी मानी कंपनी और पूरे देश विदेश में काफ़ी काम कर रही है। तो मुझे लगता है एक तो हमारे PSU है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग PSU और उसके पास में एक्सपीरियंस है, और दूसरा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के लिए ONGC ने आइसोर के साथ में टाई अप किया, जो आइसलैंड की जो जियो सर्वे जो कंपनी है उसके साथ में। तो इसके पास टेक्निकल कैपेबिलिटी भी है, और दूसरा UT की तरफ से हमने फैसिलिटेट करने के लिए एक यहाँ कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जो एडवाइजरी कमेटी होगी। तो उससे मुझे लगता है कि काफ़ी बेनिफिट होगा और प्रोजेक्ट को हम टाइम पर पूरा कर पाएंगे। ये हम सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और हम इसको टाइम पर पूरा करेंगे। अब बात यह है कि अब स्मार्ट मीटर लगाने की भी जब चर्चा चल ही रही है बिजली पर, पावर पर, तो स्मार्ट मीटर लगाने की भी चर्चाएं चल रही हैं कि ऐसे स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे जिसमें आपको पहले से ही पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, और बिजली की चोरी कैसे रोकी जा सकती है? हाँ बिल्कुल, स्मार्ट मीटरिंग का प्रोजेक्ट हम भी दोनों सिटीज़ में ट्राई कर रहे हैं, उसमें लेह और करगिल दोनों सिटीज़ में हम प्लान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगले एक साल में हम इस प्रोजेक्ट को भी इम्प्लीमेंट कर देंगे, जिससे कि जो बिजली का जो लॉस है या चोरी है उसको हम रोक पाएंगे। ये चोरी जो है, पावर थेफ्ट जो है, जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, और T&D लॉसेस भी जम्मू में भी हैं, कश्मीर में भी हैं। लद्दाख में भी क्या आपको लगता है कि इस तरह की चोरी है या T&D लॉसेस हैं? हाँ बिल्कुल, लॉसेस यहाँ थेफ्ट इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज़्यादा, ना इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर 90% डोमेस्टिक कंज्यूमर है, और उसमें भी रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि कुछ लोग सोलर वाटर हीटर यूज़ करते हैं और लोगों का डिमांड कम है पावर का। समर में बिल्कुल कम डिमांड है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि जो हमारा मेन जो लॉसेस हैं हमारे, वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लॉसेस का कारण है वो यहाँ पर जो डिस्टेंसेस हैं जो पावर के लिए, तो उससे ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं हमें। एक तो जो हैबिटेशन है वो काफ़ी सेपरेटेड हैं, और दूसरा जो पावर लाइन्स है वो किलोमीटर्स लंबी हैं, इतनी लंबी हैं कि उसमें लॉसेज नेचुरली उतना लॉसेज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो नॉर्मल लॉसेज है उसके अलावा लॉसेज यहाँ कम है, और उसके लिए भी जितना भी लॉसेज है उसको कम करने के लिए हम जो स्मार्ट मीटरिंग और स्मार्ट ग्रिड सिस्टम को जल्दी शुरू करेंगे। रविंद्र जी, जो विंटर होता है तो उसमें पावर और सप्लाई में वेरिएशन आ जाता है। अब तो ऑलमोस्ट विंटर खत्म होने वाला है, लेकिन क्या आपने पहले से प्लानिंग की थी कि 24/7 मिले और बिना किसी कटौती के बिजली मिले? हाँ बिल्कुल, हमने इसमें काफ़ी प्लानिंग की थी विंटर से पहले। और सबसे पहले तो जो हमारे जितने भी सब स्टेशन हैं या जो लाइन्स हैं, जो ट्रांसफार्मर रिपेयर वगैरह है, वो हमने टाइम से किया था। उसके अलावा हमने जिस एरियाज़ में वोल्टेज की कमी रहती थी उसको अपग्रेड किया है। उसके साथ में हमने जो पावर स्टेशन है उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी कैसे ली जा सकती है उसकी टाइमिंग बढ़ा के, या फिर उसमें उसको पानी को स्टोर करके कहीं पर, तो हमने अपनी तरफ से मैक्सिमम जनरेट करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद हमारी जो शॉर्टेज थी, हमने वो J&K गवर्नमेंट के साथ में टेकअप करके हमने उसको हम इंपोर्ट भी पावर हमने काफ़ी की है इस बार। तो मुझे लगता है कि पूरी प्लानिंग से अभी तक हमारा सिस्टम ठीक चल रहा है।
जी, खसारा कितना है, घाटा कितना है, पावर हम परचेज कितने की करते हैं और रेवेन्यू कितना होता है? क्योंकि अगर हम जम्मू और कश्मीर की बात करें वहाँ पे रेवेन्यू कम आता है और बहुत ज़्यादा हम परचेजिंग में पैसा खर्च करते हैं। व्हाट अबाउट लद्दाख? लद्दाख यूटी में क्या है? लद्दाख में एक्चुअली डिफरेंट कंडीशन है, क्योंकि यहाँ समर में हम इतने ज़्यादा सरप्लस हैं, क्योंकि हमारे जो पावर प्लांट है वो इतनी ज़्यादा बिजली हमें देते हैं, तो हमारी जो डिमांड है वो 22 से 25 मेगावाट के बीच में है समर में, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो 100 मेगावाट से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर समर में करीब 5-6 महीने हम 70 से 80 मेगावाट बिजली बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि विंटर में जो 5-6 महीने हैं उसमें हम कोई 30 से 40 मेगावाट पावर हम इंपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल लद्दाख में हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं बिजली को और इंपोर्ट कम करते हैं। रविंद्र जी, अमूमन हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर स्थितियाँ देखें, जम्मू की बात करें, फार फ्लंग एरियाज की बात करें, जम्मू प्रोविंस की, कश्मीर की, तो एक बार जब ट्रांसफार्मर जल जाता है तो लाने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। ट्रांसफार्मर बैंक बनाने की ज़रूरत है। क्या ऐसा प्रयोग आपने यूटी लद्दाख में किया है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हमने दोनों जगह, करगिल और लेह दोनों में ट्रांसफार्मर बैंक हमने कंस्टिट्यूट किए हैं, और उसका रिपेयरिंग हम ऑलरेडी कुछ हम, क्योंकि विंटर में हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते तो हम एडवांस में स्टॉकिंग कर लेते हैं ट्रांसफार्मर्स की, और जो छोटा मोटा रिपेयर है उसको हम लोकल लेवल पर जो वर्कशॉप हैं, जो प्राइवेट वर्कशॉप, उससे हम करवा लेते हैं। तो अभी तक हमारी कोई शॉर्टेज नहीं है विंटर में, और अगले साल हम और कोशिश करें कि इसको और इम्प्रूव करके हम जल्दी से जल्दी इसको पूरा कर सकें। रविंद्र जी, कभी आपको सख्ती करने की ज़रूरत पड़ी रेवेन्यू रियलाइजेशन के लिए? यहाँ पर कनेक्शन भी काटे जाते हैं। क्या लेह में ऐसे लोग हैं जो बिल पे नहीं करते? मुझे नहीं लगता है लेह और कारगिल में ऐसे लोग हैं जो अपना बिल नहीं पे करते हैं, या आपको सख्ती करनी पड़ती होगी? नहीं, यहाँ लोग टाइम से बिल भी पे करते हैं, और यहाँ क्योंकि बिजली एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है सभी के लिए, तो मुझे लगता है कि कमर्शियल जो गेस्ट हाउसेज हैं, होटल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो टाइम से बिल पे करते हैं, और इवन टैरिफ है वो इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा बिल नहीं आता कि लोग उसको पे ना करें। तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत पड़ती है बिल के लिए। तो बिलिंग लोग यहाँ पे करते हैं, और हमें टाइम से मतलब बिलिंग मिल जाती है लोगों को। रविंद्र जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, धन्यवाद। दर्शकों, अब हम बात करेंगे कलाकारों की। तो कलाकारों का भी ये कहना है कि कोविड-19 के टाइम सबसे ज़्यादा नुकसान कलाकारों को उठाना पड़ा है। उनका कहना, अभिनव थिएटर बंद था, मंचन हो नहीं पाता था, और सारा का सारा दारोमदार जो है मंचन पर रहता था। अपना किरदार नहीं अदा कर सकते, अपना कला नहीं दिखा सकते थे, तो जीविका कैसे चलती? उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से कलाकारों के खाते में 9-9 हज़ार रुपये डाले गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कलाकार नहीं हैं, उनके खाते में डाले गए, और जो असल कलाकार हैं वो अभी भी वंचित। दर्शकों, माता वैष्णो देवी की यात्रा स्मूथ हो चुकी है, और स्मूथ यात्रा होने के कारण अब वहां पर भक्तों का, श्रद्धालुओं का भी रश आना शुरू हो चुका है। लेकिन होटल के लोग पहले जैसे जो SOP थे उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब पुलिस ने उनसे एक मरतबा फिर गुजारिश की है कि आप अपने होटल्स के बाहर जो होटल के मुलाजिम हैं उनकी डिटेल भी दीजिए, और साथ में CCTV भी लगाएं, CCTV कैमरास भी लगाएं। ऑनर को बकायदा बराबर में पुलिस स्टेशन बुलाऊंगा, फिर आप उसमें मत सोचना कि आप मैं रोज जाता हूँ शाम को, बिना आया क्योंकि भी पता कोई सीरियस ही नहीं है। आज पीछे कोई नहीं मिला, फिर अंदर ही सब कुछ चला रहा। माता भगवती के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में हमने लॉजिज और जितने भी होटलियर्स हैं इनकी एक मीटिंग कॉल की थी आज, कि ये हमें अपनी प्रॉब्लम्स बता दें और हम अपनी डायरेक्शंस जो हैं वो इनके साथ शेयर कर सकें। जैसे इसमें सिक्योरिटी का एंगल भी कवर किया गया कि उनको ये बताया गया कि कोई भी अगर उनको ऐसा सस्पिशियस आदमी दिखता है या कोई भी दिखता है तो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। दूसरा, हमने उनको ये कहा गया कि जो भी उनके पास मुलाजम है उसका रिकॉर्ड अपने पास भी रखें और पुलिस के साथ भी शेयर करें, ताकि आगे हम उनकी वेरिफिकेशन करवा पाएँ, ताकि वो एक सुरक्षित हर यात्री को यहाँ हम प्रॉपर सुरक्षा दे सकें। गाइड उपलक्ष्य में मेरी अभी यहाँ के टूरिस्ट अफसर से भी बात हुई है। इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये पॉइंट टेकअप करेंगे ताकि हम इन गाइडों को प्रॉपर तरीके से एक पंजीकरण करवा पाएँ
ये एडमिनिस्ट्रेशन का व्यू है, हमने अपना पॉइंट उनके पास पहुंचा दिया। बाहरी राज्य एक जनरल डायरेक्शंस हमने, ये पहली नहीं हमारी ये दूसरी मीटिंग है होटल एसोसिएशन में से, उनको दी गई है कि कोई भी आदमी बाहर से इनके पास काम आता है, वो ओनर की जिम्मेवारी है कि उसकी वेरिफिकेशन करवाएगा, और अगर वो नहीं करवा पाता तो उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे। सर, सबसे पहले यहाँ पोस्ट पेड ऑटो का पुलिस ही चलाती है। दर्शकों, बात करेंगे स्कूलों की, तो स्कूल भी खुल गए हैं। यानी अब पहली से लेकर 12वीं तक या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज सारे खुल गए हैं, और ये पहला माना जा रहा है कि छोटे बच्चों को ये पालन करवा पाना एसओपी मुश्किल रहता है। लेकिन आज स्कूल में पहला दिन था, ज़्यादा रुझान नहीं तो था, लेकिन फिर भी लोग आए, क्योंकि पहले से स्कूल जो खुले हुए हैं इंस्टीट्यूशन, उनको देखते हुए उनका असर आज देखने को मिला। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करने के कुछ जगहों पर मामले आए। आज से स्कूल लग चुके हैं आपके? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल में आए हैं। 11 मंथ्स के बाद हम स्कूल में आए हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ, उन्होंने कहा है कि अपना खुद का सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह आप डाल के आओ, और किसी के साथ अपना लंच नहीं शेयर करना है। हाँ, और 2 मीटर्स की दूरी बना के रखना। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।